हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव जादौन और मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो को कृपया करके लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके उससे पहले लेक्चर फर्स्ट आप देख लें। उसके बाद में ही ये चैप्टर आपको, ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमारे आयुष भाई ने आपको समझाया था कि चार्ज क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो उसके बाद अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो ओम्स लॉ का ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और वी को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं और करंट को अगर हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, तो जो ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। स्ट्रेट लाइन आता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन आता है। ये ग्राफ जो है स्टैंडर्ड ग्राफ वाई इक्वल्स टू एम एक्स की तरह ही आता है। वाई इक्वल्स टू एम एक्स से ही ये ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि वाई जो है हम वी माना है, हमने अपना पोटेंशियल डिफरेंस माना। आई जो है हमारा करंट है, उसको हम एक्सिस पे मानते हैं। और आर जो है वो हमारा स्लोप होगा एम इस स्ट्रेट लाइन का। और इसके आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि ओम 1 ओम की डेफिनेशन आयुष भाई ने लास्ट लेक्चर में बताई दी थी। रेयोस्टेंट क्या होता है? रेयोस्टेंट हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहते हैं। ये क्या होता है, अगर हमारा कोई सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को अगर हम नहीं चेंज कर रहे किसी सर्किट में, और अगर हम करंट को रेगुलेट करना चाहते हैं, करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, ज़्यादा और कम करना चाहते हैं उस सर्किट में, तो हम उसमें उस सर्किट में रेयोस्टेंट लगा देते हैं। रेयोस्टेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फैक्ट अब आगे देख लेते हैं फैक्टर्स जो कौन से होते हैं जिन पर हमारा रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स कौन से होते हैं उसको जानने के लिए क्या है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ से अगर मैं रो को कांस्टेंट कर दूं, रो तो कांस्टेंट होता ही है, तो रो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यानी कि इससे कह सकता हूँ मैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। यानी कि यहाँ से हमारे दो डिपेंडेंसी फैक्टर आ गए कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो पहली बात तो एल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और दूसरा एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। और ए पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी कि अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो ए कम हो जाएगा। और 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 जो अगला फैक्टर है वो हमारा टेम्परेचर पर भी हमारा ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। और फोर्थ जो फैक्टर है वो हमारा है नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी हमारा, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो आर इजिकल्स टू रो एल बाई ए होता है। तो रो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एल की वैल्यू 1 कर दूं और एरिया अगर मैं 1 कर दूं, यानी कि एल और एरिया दोनों को अगर मैं यूनिटी कर देता हूँ, तो जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी वायर की, वही हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। और एसआई यूनिट जो होती है वो रेजिस्टिविटी की हमारी ओम मीटर होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। हमारी ये रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमें एक ही फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर होता है। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेंज करती है हमारी 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉय की वो ज़्यादा होती है उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से, यानी कि जो उनमें से मेटल बने हुए हैं उनसे वो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अलॉयज़ जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, यानी कि बर्न नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पर भी। तो इसी के लिए क्या है, हम अलॉयज़ को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे कि हीटर जो होता है, रूम हीटर जो होता है, उनमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बर्न नहीं होते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में उनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यानी कि वायर्स जो होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है इसीलिए।
अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, यानी कि अगर हम तीन रेजिस्टेंस हैं या फिर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगा दें, यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर लगा दें, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेजिस्टेंस रजिस्टर्स इन सीरीज भी इसको कह सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3, हमने यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, जिसमें क्या है, हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है पैरेलल टू दीज रेजिस्टेंस, और एक हमने सीरीज में क्या लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, की लगा दी है, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। हमेशा जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में ही लगता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में ही लगता है। ये शायद आपने आयुष भाई ने आपको शायद बता दिया होगा। और जो अगर अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहूँ, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा R1 R2 और R3 मैंने रेजिस्टेंस जब लगा दिए, तो इनमें जो कुछ रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आया होगा, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालूंगा मैं, वो क्या होता है, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसका प्रूफ मैं आगे आपको दे दूंगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता है। और उस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा होगा, आई जो फ्लो हो रहा होगा, वो हमेशा सेम होता है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, वो हमारा हमेशा ज़्यादा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। अगर मैं मान लूँ कि R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है और R3 की वैल्यू 3 है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 6 हो जाएगा। 6 ज़्यादा होगा 1 से और 2 से और 3 से। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालना चाहूँ, तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अराउंड जो वोल्टेज होगा उन सबका सम होता है। जैसे कि R1 के अराउंड V1 होगा वोल्टेज, R2 के अराउंड V2 होगा, R3 के अराउंड V3 होगा। तो ये तीनों वोल्टेज का सम कर दूंगा तो वो टोटल वोल्टेज मेरे निकल आएगा। और अगर मैं इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना चाहूँ, तो वो कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूले से निकल आएगा। वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई करंट होता है। तो V1 इजकल्स टू IR1 हो जाएगा, V2 इजकल्स टू IR2 हो जाएगा, V3 इजकल्स टू IR3 हो जाएगा। और V इजकल्स टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो V1 तीनों इक्वेशंस में, जो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं, इनको मैं उसमें डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये V की इक्वेशन बन जाएगी V इजकल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और V जो होगा वो IR होगा, यानी कि यहाँ से अब मैं दोनों साइड से I कॉमन लेकर उनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो R1 इजकल्स टू R1, R इजकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने R1 और R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, उनको हमने पैरेलल में लगा दिया है। देखो यहाँ पर भी जो वोल्ट मीटर लग रहा है वो पैरेलल में लग रहा है, मीटर जो लग रहा है वो सीरीज में लग रहा है। ये बात हमेशा आप याद रखना। तो हमने इसको पूरा अरेंज कर दिया, पूरा सर्किट बना दिया है। जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही क्या होगा, पूरे इसमें सब में वही वोल्टेज होगा, यानी कि V जो होगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, तो V सब में सेम रहेगा। उसमें क्या सेम रहता था, उसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता था, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इंडिविजुअल के अराउंड जो होगा, जैसे R1 के अराउंड, R1 में जो फ्लो कर रहा होगा वो I1 होगा, R2 में जो फ्लो कर रहा होगा वो I2 होगा, और R3 में जो फ्लो कर रहा हो वो I3 होगा। तीनों में जो I है हमारा, यहाँ से I जो जा रहा है वो हमारा तीनों में बढ़ जाएगा। और अगर मैं टोटल करंट अगर निकालूं, तो वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और I का इलेक्ट्रिक करंट इजकल्स टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से मैं I इजकल्स टू V अपॉन R लिख सकता हूँ, और इजकल्स टू हो जाएगा I1 इजकल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, और I2 इजकल्स टू हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 इजकल्स टू V अपॉन R3। तो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो हमारा 1 अपॉन RP, P से रिप्रेजेंट करते हैं, RP से, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस हमने इसको लिया है, RE से वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे। तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेसिप्रोकल में आ जाते हैं ये सब। अब इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर कराता है, जैसे कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें से बोथ साइड से मैं V अगर कॉमन ले लेता हूँ इधर से उधर से, तो डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगी। तो 1 अपॉन R इज
इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। वहाँ पर क्या होता था, ज़्यादा होता था, यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं R1 की वैल्यू 1 कर दूँ, R2 की वैल्यू 2 कर दूँ और R3 की वैल्यू यहाँ पर 3 कर देता हूँ, तो उससे मैं सॉल्व करूँगा तो अपने आप ही वो कम आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कम आएगा, क्योंकि वो 1 में है, रेसिप्रोकल में है। इसके बाद हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा है सीरीज कॉम्बिनेशन से? पहला पॉइंट है, अगर मैं सीरीज सर्किट लेता हूँ तो अगर कोई एक कंपोनेंट भी हमारा फेल हो गया, जैसे मान लो मैंने 3 बल्ब हैं उनको सीरीज में लगा दिया है, अगर मेरा एक बल्ब भी फ्यूज हो गया तो वो पूरा जो सर्किट होगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो होगा वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। करंट पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, आगे वाले बल्ब हमारे नहीं जलेंगे। लेकिन अगर मैं क्या लगा दूं, इन तीनों बल्बों को पैरेलल में लगा देता हूं तो करंट क्या होता है, उससे पहले ही डिवाइड हो जाता है, चाहे एक बल्ब हमारा फ्यूज हो जाए लेकिन बाकी के दोनों बल्ब जलते रहेंगे। और डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, और डिफरेंट अप्लायंसेज जो होते हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है करंट की, सही बात है। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम। ये क्या है, सीरीज में नहीं हम सेटिस्फाई कर पाते, क्योंकि करंट क्या होता है उसमें सेम होता है। अब डिफरेंट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरे, जैसे मान लो फ़ोन है तो उसकी जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो कुछ और होगी, और कोई हैवी डिवाइस होगा उसकी करंट की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो इसी तरीके से क्या है, करंट हमारा सीरीज में पूरा नहीं मिल पाता, लेकिन पैरेलल में अगर लगा दें तो पूरा उनको मिल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि 1 रेसिप्रोकल में था टोटल रेजिस्टेंस, तो वो कम हो जाता है इस केस में। और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप एस चांद में देख सकते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा ही लेक्चर होगा वो, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड, रेजिस्टेंस के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के और सीरीज कॉम्बिनेशन के, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने में डिस्कस कर लेंगे। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है वो डिस्कस कर लेंगे, और पावर क्या होती है वो डिस्कस कर लेंगे। दो चार टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के। रेजिस्टेंस के जो प्रॉब्लम होती हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम होती हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होती हैं। ये लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं। और भी हमारी जो वीडियोस हैं, प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, या फिर एक्सपोनेंट के क्लास 9 के या फिर सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।